सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीपीएफ की पासबुक का संधारण किस प्रकार से किया जाना है और उसको एसआईपीएफ पोर्टल पर हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर एसआईपीएफ पोर्टल पर अधूरी या गलत जीपीएफ की पासबुक को अपलोड कर दिया गया है तो उसको हम किस प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त सभी कार्मिकों के लिए वर्ष 2011-12 तक जीपीएफ की पासबुक को संधारित करना अनिवार्य है। 2011-12 के बाद में क्योंकि पीए मैनेजर प्रभाव में आ गया था, प्रभावशील हो गया था, कर्मचारियों की जो सैलरी है वो पीए मैनेजर के माध्यम से बनने लग गई थी, तो एसआईपीएफ पोर्टल द्वारा भी एसआईपीएफ डिपार्टमेंट ने पीए मैनेजर पर की गई जीपीएफ की सभी कटौतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर लिया है। तो जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले की है उन सभी को वर्ष 2011-12 तक जीपीएफ की पासबुक का संधारण करना अनिवार्य है। जो इस प्रकार के कर्मचारी हैं जिनका वेतन पीए मैनेजर से 2012 से नहीं बन रहा है, जिनको वेतन पीडी खाते से दिया जाता था या दिया जाता है, उन पर प्री पे मैनेजर लागू हुआ था जो कि वर्ष 2016-17 से लागू हुआ था। तो उनको ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक उनकी कटौती ऑफलाइन मोड से हुई है वहाँ तक जीपीएफ की पासबुक बनाना अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं जो पासबुक बनानी है उस पासबुक का प्रारूप क्या है। आपको स्क्रीन पर पासबुक का पहले और दूसरे पेज का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। प्रथम पेज में जो कॉलम है उसमें आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और आपको जो जीपीएफ कार्यालय से खाता संख्या आवंटित हुए हैं वो खाता संख्या लिखने हैं। फिर उसके पश्चात द्वितीय पेज पर अंशदाता का नाम आ जाएगा, पद का नाम आ जाएगा यानी डेजिग्नेशन आ जाएगी, पिता का नाम आएगा, खातेदार की जन्म तिथि आएगी, घर का पता आएगा और जीपीएफ के खाते में जिसको मनोनीत नियुक्त किया है उसका नाम भी और साथ में उसका संबंध भी यहाँ पे लिखा जाना है। तो ये आपको जीपीएफ की पासबुक के पहले और दूसरे पेज पे लिखना है। आइए अब पासबुक के अंदर वाले पेज जिनमें कटौतियों का इंदराज किया जाता है उनको समझते हैं कि किस प्रकार से इंदराज किया जाना है। आपके सामने स्क्रीन पर जीपीएफ पासबुक का वर्ष 2011-12 का एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कॉलम हैं, जिसमें माह का नाम है, टीवी नंबर, एनकैशमेंट डेट का कॉलम है, अंशदान का कॉलम है, अस्थायी प्रत्याहरण की वापसी की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको दर्ज करने के लिए कॉलम है, अन्य कटौती के लिए कॉलम है और कुल योग के लिए कॉलम है। उसके पश्चात स्थायी या अस्थायी आहरण अगर कोई लिया है तो उसकी एंट्री करने का कॉलम है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक माह को अप्रैल 2011 को देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर अप्रैल 2011 लिखा है, इसका तात्पर्य ये है कि मार्च 2011 के वेतन से जो कटौती हुई है उसको हम इस रो में दर्ज करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो कॉलम है वो टीवी नंबर, एनकैशमेंट डेट का कॉलम है। यहाँ इस कॉलम में आप टीवी नंबर और एनकैशमेंट डेट यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में अंशदान लिखेंगे। अगर अस्थायी आहरण की वापसी की कोई किस्त है तो उसको अगले कॉलम में लिखेंगे और अगर कोई अन्य कटौती का कोई कटौती है, अन्य कटौती, तो उसको अन्य कटौती के कॉलम में लिखेंगे। फिर जो तीनों प्रकार की जो कटौती महीने में प्राप्त हुई हैं उनका जोड़ लगाकर हम ये
अंतिम कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से साल के 12 महीनों की एंट्री की जानी है। वर्ष में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, जिसका एरियर भी जीपीएफ में जमा होता है। तो नीचे की तरफ अलग से रो दी हुई है, उस रो में पहले हम लिख देंगे कि वो एरियर किस प्रकार का है। जैसे लिखा है डीए एरियर 1/2011 से 3/2011। इसके बाद में माह लिखा है, उसमें माह में हम जिस माह में बिल एनकैश हुआ है, अर्थात जिस माह में जीपीएफ में जमा हुआ है, वो माह यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5/2011 लिखा हुआ है। अगले कॉलम में हम टीवी नंबर और एनकैशमेंट डेट लिखेंगे, और उसके अगले कॉलम में जीपीएफ में जो जमा है वो राशि लिखेंगे, और अंत में इस रो का योग लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा डीए जमा हुआ है तो उसको भी अंकित करेंगे। कोई बोनस का कोई अंश जीपीएफ में जमा हुआ है तो उसको भी यहाँ पे इंदराज करेंगे। जब ये 12 महीने की कटौती और इसके अतिरिक्त जो जमा है, डीए है, बोनस है, या अगर कोई और भी किसी प्रकार का एरियर जीपीएफ में जमा हुआ है, उन सब का इंदराज करने के बाद हम जो कुल योग का कॉलम है, कुल योग के कॉलम को ऊपर से नीचे तक सबका योग लगा देंगे, और योग लगा के नीचे हम इसको अंकों में यहाँ पे लिख देंगे। जब डीडीओ इसको प्रमाणित करेगा तो उनका तरीका ये रहेगा कि वो इस तरह से प्रमाण पत्र देंगे कि 4/2011 से 3/2012 तक कुल राशि 67,754 रुपये प्रमाणित। उसके नीचे डीडीओ के हस्ताक्षर होंगे और डीडीओ की मोहर लगेगी। तो ये तरीका रहेगा पासबुक के प्रत्येक पृष्ठ को जिसमें कि कटौतियों का इंदराज किया जाता है, उसको संधारित करने का। अब हम देखेंगे कि पासबुक अच्छे से हमने संधारित कर ली है, और अब इसको एसआईपीएफ पोर्टल पे अपलोड किया जाना है। तो एसआईपीएफ पोर्टल पे किस प्रकार से अपलोड करेंगे, इसको देखने के लिए आइए हम चलते हैं एसआईपीएफ पोर्टल को ऑनलाइन लॉगिन करते हैं। जब आप एसआईपीएफ पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो आप देखिए ये आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, अपडेट ई बैग। इस अपडेट ई बैग के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्कीम में जीपीएफ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जीपीएफ पासबुक को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके और आपकी जो जीपीएफ की पासबुक है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जीपीएफ की पासबुक को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपकी जीपीएफ की पासबुक अपलोड हो जाएगी। जब आप पासबुक को स्कैन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पासबुक की जो फाइल बनेगी पीडीएफ फॉर्मेट में बनेगी, और वो फाइल 10 MB से कम की होनी चाहिए। 10 MB से ज़्यादा की अगर फाइल बन जाए तो आप ऑनलाइन किसी पीडीएफ कंप्रेस करने के सॉफ्टवेयर से आप उसको कंप्रेस कर लीजिए, और कंप्रेस करने के बाद में 10 MB से कम की जब फाइल हो जाए तो आप इसको डैशबोर्ड पे आके अपडेट ई बैग से आके अपलोड कर दें। तो अभी आपने पासबुक को अपलोड करने का पूरा तरीका सीखा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने
पासबुक की फाइल को अपलोड किया, पीडीएफ को अपलोड किया और वो गलत पीडीएफ को सेलेक्ट करके अपलोड कर दे। या ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक की पासबुक अधूरी थी, हो सकता है उसमें कुछ कटौतियों का इंदराज होना बकाया हो सकता है उसमें किसी पृष्ठ को डीडीओ के द्वारा सत्यापित करना बकाया हो और आपने पासबुक को अपलोड कर दिया। तो अब क्योंकि ये एक वन टाइम एक्सरसाइज है, SIPF पोर्टल पे अपलोड करने की कार्रवाई एक वन टाइम एक्सरसाइज है। जब आप एक बार अपलोड कर चुके होते हैं तो SIPF पोर्टल आपको दोबारा से पासबुक को अपलोड करने का मौका नहीं देता है। तो इसलिए अगर आपके साथ इस तरह की कोई समस्या है तो इसको किस प्रकार से आप इसका निवारण करेंगे, इसको समझने के लिए आइए हम दोबारा से ऑनलाइन SIPF पोर्टल पर देखते हैं कि वहाँ से हम इसको कैसे अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि GPF कार्यालय हमारी इस गलत अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को डीएक्टिवेट कर दे, जिससे कि हम दोबारा से अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। तो आइए एक बार फिर से हम चलते हैं SIPF पोर्टल पर। अगर आपने जो पासबुक अपलोड की है उसको डीएक्टिवेट करवाना हो और नई पासबुक अपलोड करनी हो तो डीएक्टिवेट कराने के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें कि आपको अपनी पूरी बात एम्प्लॉय आईडी समेत लिख देनी है कि ये पासबुक गलत अपलोड हो गई है या अधूरी अपलोड हो गई है, और उसमें नीचे अपने हस्ताक्षर करके नाम पदनाम वगैरह लिख के एक एप्लीकेशन तैयार कर लें, उसको स्कैन कर लें और आप इसमें देखें अपना SIPF पोर्टल को लॉगिन कर लें और आपको ऊपर ये हेल्प डेस्क नाम से मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे आप पोस्ट योर क्वेरी पे क्लिक करेंगे। पोस्ट योर क्वेरी पे क्लिक करते ही आपका कुछ फील्ड अपने आप इसमें फिल हो जाएंगे और यहाँ टाइप में आप GPF स्कीम को सेलेक्ट कर लें और सब्जेक्ट में आप देखें यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर लें और डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें फॉर डीएक्टिवेटिंग द GPF पासबुक। और आपने जो एप्लीकेशन लिखी है जिसको स्कैन करके PDF बना ली है उसको आप यहाँ से चूज़ फाइल से आके सेलेक्ट कर लें। चूज़ फाइल से सेलेक्ट करके आप इसको सबमिट कर दें तो ये एक आपकी यूज़र रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी, सीधे आपके ज़िला कार्यालय पहुँच जाएगी। जो भी आपका रिलेशनशिप असिस्टेंट है वो इसको देखेगा, इसको देख के आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो आपने जो पहले से GPF की पासबुक अपलोड करी है उसको डीएक्टिवेट कर देगा। जब ज़िला कार्यालय से आपकी पहले वाली पासबुक डीएक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद में आप दोबारा से अपनी GPF की पासबुक को अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है GPF की पासबुक कैसे संधारित की जाती है और उसको SIPF पोर्टल पे कैसे अपलोड किया जाता है और अगर गलत अपलोड हो जाए तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी विषयों पर सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।